बड़ा होगा, लेकिन ये। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं। नवी अपने हाथों में वो ट्रे लिए सीधे अंदर चली गई। जैसे ही हर्षवर्धन ने देखा कि ट्रे लेकर नवी अंदर आई थी, वो एकदम से रुक गया और उसने पूछा, तुम? नवी जल्दी से मुस्कुरा दी और बोली, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ। एरिक भी साइड में बैठा हुआ था। वो दोनों काफी कैजुअली एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो दो रिपोर्टर साइड में उन्हें फॉलो कर रहे थे, वो उस वक्त लगातार फोटोज ले रहे थे। हर्षवर्धन ने उन रिपोर्टर्स की तरफ एक नजर देखा। उसने नवी को अपनी तरफ खींचा और उसे नीचे बैठा दिया। उसके बाद उसने एरिक से कहा, ये लेडी मेरी वाइफ है। एरिक हैरान होकर बोला, ओह, मैं जानता हूँ, मैंने आप लोगों की वेडिंग सेरेमनी देखी थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैडम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मैडम प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ। ये सच में मेरे लिए काफी गर्व की बात है। आप सच में बहुत खूबसूरत है। नवी पहली बार एरिक से मिल रही थी। उससे मिल पाना एक बहुत ही कमाल की फीलिंग थी। जब नवी ने उससे हाथ मिलाया तो वो बहुत ही खुश थी। नवी उससे हाथ मिलाते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर एरिक। क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए हर्षवर्धन साइड से उसके लिए सब कुछ ट्रांसलेट कर रहा था। उसने एरिक से कहा, मेरी वाइफ को असल में इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन ये आपके बारे में बहुत पहले से जानती है। उसके बाद हर्षवर्धन ने नवी की तरफ देखा और बोला, अगर तुम और कुछ नहीं कर रही हो तो हमारे साथ यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग कुछ देर तक साथ में बैठ सकते हैं। नवी ने अपने साइड में उन रिपोर्टर्स की तरफ एक नजर देखा और वहीं पर उनके साथ वो बैठ गई। हर्षवर्धन ने पूरा टाइम नवी का हाथ पकड़ कर रखा था। वो भी बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ था। हालांकि वो काफी रिलैक्स था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। उसने एरिक से ताबड़तोड़ इंग्लिश में बात की। ऐसा लग रहा था कि उसे सारी लैंग्वेजेस बहुत ही अच्छे से आती हैं। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था। लेकिन हर्षवर्धन ने नवी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और इस वजह से नवी थोड़ा सा नर्वस जरूर हो रही थी। बाकी सब ठीक था, लेकिन नवी अभी भी इसी बारे में सोच रही थी कि श्रेया कहाँ तक पहुंची होगी। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। वो हर्षवर्धन और एरिक के साथ ही बैठी रही। अगर उसे कोई अंदर आता हुआ नजर आता था तो वो खुद जाकर उनसे वो ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लेती थी। वो खुद पर्सनली मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर एरिक को सर्व कर रही थी। ऐसा करने से वो किसी को भी उन लोगों के करीब आने से रोक पा रही थी। इसलिए बहुत देर तक कोई भी उनके पास नहीं आ सका। काफी देर बाद हर्षवर्धन ने एरिक से पूछा, क्यों ना हम लोग बाहर वॉक के लिए चले? एरिक ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने कभी प्रेसिडेंशियल पैलेस नहीं देखा है। मैंने हमेशा से ये सुना है कि यहाँ पर सबसे तगड़ी सिक्योरिटी है और दुनिया के सबसे बढ़िया एंटी एक्सप्लोजन मेजर्स हैं। हर्षवर्धन ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं सब लोगों को डर है कि मैं मर जाऊंगा। एरिक हंस दिया और साथ ही बाकी के रिपोर्टर्स की भी हंसी छूट गई। नवी ने हर्षवर्धन की तरफ देखा। दिल ही दिल में वो हर्षवर्धन के हर एक शब्द, हर एक एक्सप्रेशन, वो उसकी हर एक चीज से पूरी तरह इंप्रेस थी। बेशक वो इस देश का सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट बन गया था, वो सच में एक परफेक्ट प्रेसिडेंट था। उसमें सिर से लेकर पांव तक कोई कमी नहीं थी। जब वो तीनों साथ में बाहर आए तो बाहर जितनी भी बड़ी रैंक्स के ऑफिसर्स बैठे थे, वो सब लोग एक साथ उठकर खड़े हो गए। बाकी के जो लोग वहाँ पर इनवाइटेड थे, वो भी तुरंत उठकर खड़े हो गए। सब लोग पूरी इज्जत से उन तीनों की तरफ देख रहे थे। आमतौर पर नवी हमेशा से ही एक लो प्रोफाइल रखती थी और ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बाहर नजर आई हो। जब सब लोगों ने इस वक्त उन्हें साथ में देखा तो वो लोग अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पा रहे थे। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट और मैडम प्रेसिडेंट सच में साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, आप सब लोगों का प्रेसिडेंशियल पैलेस में आने के लिए थैंक यू। मिस्टर एरिक इंडिया एक लो प्रोफाइल विजिट के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिस्टर एरिक का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया में मिस्टर एरिक का वक्त बहुत ही अच्छा गुजरेगा और वो हमारी सभ्यता को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि मिस्टर एरिक की वाइफ एक इंडियन ही है, इसीलिए ये पहले से ही हमारी कंट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एरिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, जैसा कि इंडिया में कहते हैं कि मैं इस देश का जमाई हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट बोले, जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप दोबारा कभी इंडिया आएंगे तो ये आपके अपने घर आने जैसा होगा। हम हमेशा खुली बाहों से मिस्टर एरिक का स्वागत करेंगे। जब सब लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे तब किसी ने साइड से कहा, हालांकि मैडम प्रेसिडेंट एक आम लड़की हैं, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही हैं। किसी और ने कहा, हाँ, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत मेहनत की है। इन्हें देखकर सच में ऐसा लगता है कि ये हमारी मैडम प्रेसिडेंट है। अजय ये सब पीछे से सुन रहा था। उसने बस दूर से ही नवी और हर्षवर्धन की तरफ देखा। वो बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि नवी आज इतनी अलग क्यों लग रही है। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने आज बेहतर मेकअप किया हुआ है? अजय को सच में नवी बहुत ही अलग और बेहद शानदार लग रही थी। अब उन दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा लग रही थी। अजय ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर नवी की तरफ देखा। वो एरिक से बात करना चाहता था, लेकिन साफ तौर पर एरिक किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। अल्टीमेटली एरिक हर्षवर्धन और नवी के साथ वापस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चला गया। हाई रैंक ऑफिसर्स वापस बैठ गए और फिर से खुशी खुशी अपनी बातें करने लगे। अजय ने अंदर देखा। वो पहली बार प्रेसिडेंशियल पैलेस आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा होगा, लेकिन ये टीवी पर इतना बड़ा नहीं लगता था। इस वक्त वो लोग बस बाहर आंगन में ही थे और वो असल में प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर नहीं गए थे। उसे सच में नहीं पता था कि अंदर से प्रेसिडेंशियल पैलेस कैसा नजर आता होगा। श्रेया उधर बाहर उस आदमी के साथ कंप्यूटर स्क्रीन में देख रही थी। उसने गेम में लॉग इन किया और कुछ बटन्स दबाकर जल्दी से बोला, ये देखो, ये वो आदमी है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी ये ऑनलाइन ही है। श्रेया ने ध्यान से उस आदमी की तरफ देखा और जल्दी से नवी को फोन मिला दिया। तब तक हर्षवर्धन पहले से ही एरिक को प्रेसिडेंशियल पैलेस दिखाने ले गया था। नवी के फोन उठाते ही श्रेया ने तुरंत पूछा, क्या तुम इस आदमी का आईपी एड्रेस लोकेट कर सकती हो? मैं बस उसे ढूंढने ही वाली हूँ, वो इस वक्त ऑनलाइन एक गेम खेल रहा है। नवी बोली, ठीक है, मैं जल्दी से किसी को इस काम पर लगा देती हूँ। नवी को इस बारे में बताने के बाद श्रेया उस आदमी से बोली, उस इंसान से बात करो और उससे कहो कि वो तुम्हारे साथ कुछ करे, चाहे जो भी हो, उसे ऑफलाइन मत जाने देना, उसे यहाँ से हिलने मत देना। उस लड़के ने श्रेया की तरफ देखा
ये देखकर कि वो सच में उस आदमी का आईपी एड्रेस तक पता करवा सकती थी, उसने मन ही मन सोचा क्या इसकी पुलिस वालों से भी जान पहचान है। अब वो आदमी और भी सीरियस हो गया और श्रेया की बात मानने लगा। नवी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में अपनी पावर का इस्तेमाल किया और लिंडा को उस आदमी का आईपी एड्रेस लोकेट करने के लिए कह दिया। जल्दी ही उसे रिजल्ट मिल गया और उसने श्रेया को एक मैसेज कर दिया। श्रेया ने उस मैसेज में लिखा हुआ एड्रेस देखा। वो आदमी गोल्ड कोस्ट इंटरनेट कैफे में था। श्रेया सीधे बोली चलो उसे ढूंढने चलते हैं। उसने कबीर को फोन मिलाया और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। उसने कबीर से कहा नवी ने कहा है कि उसने उस आदमी का आईपी एड्रेस लोकेट कर लिया है। वो लोग इस वक्त गोल्ड कोस्ट इंटरनेट कैफे में होंगे, वो जीटी रोड के पास है। कबीर बोला ठीक है, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। श्रेया बोली नहीं, पहले मैं वहां पर जाकर देखती हूँ। अगर वो लोग सच में वहां पर हुए तो तुम मेरे बाद अंदर आ जाना, वरना इतने सारे लोगों को देखकर अगर वो घबरा कर भागने की कोशिश करने लगा या फिर उसने स्मृति को कोई नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। कबीर बोला ठीक है, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। श्रेया बोली हाँ, मैं अभी के अभी निकलती हूँ। श्रेया ने अपना फोन रखा और सीधे जीटी रोड के लिए निकल गई। उस इंटरनेट कैफे के अंदर बहुत सारे लोग थे, वहां पर कई सारे प्राइवेट रूम्स थे। अंदर जाने के बाद श्रेया ने जल्दी से अपनी चारों तरफ देखा। फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंची उसने देखा एक हैंडसम लड़का नीचे उतरकर आ रहा था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। और इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया को वहां देखकर वो एकदम से जम गया। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम डेफिनेटली हमारी टीम के ही एक एक्टर हो। वो शायद एक्स्ट्रास में से एक था और अक्सर अलग अलग सेट्स पर नजर आ जाता था। हालांकि श्रेया को उसका नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन उसे देखते ही वो तुरंत उसे पहचान गई थी। तो ये है वो आदमी। श्रेया को देखते ही वो मुड़कर वहां से भागने लगा, यहाँ तक कि उसके हाथ में जो पानी की 2 बॉटल्स थीं, वो भी उसके हाथ से छूट गई। श्रेया भी उसके पीछे भागी। वो उस आदमी से बोली इधर वापस आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मुझे बस इतना बता दो कि वो स्मृति कहाँ है। अगर वो एकदम ठीक है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन वो आदमी फिर भी सीधा अंदर भाग गया। वो पूरी तेजी से अंदर भागा और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे पहले कि श्रेया कुछ रिएक्ट कर पाती, उसका बॉडीगार्ड एक पल में ही उसके साइड से निकलकर आगे भाग गया। वो उस आदमी के पीछे चला गया। श्रेया जोर से बोली ध्यान से, स्मृति को चोट नहीं लगनी चाहिए। जब वो इस तरीके से चिल्लाई तो आसपास के लोगों ने तुरंत उसे नोटिस कर लिया। कुछ लोगों ने हैरान होकर कहा अभी अभी ये जो आवाज आई है ये श्रेया की आवाज जैसी लग रही है। किसी और ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इस छोटे से इंटरनेट कैफे में क्यों आएगी। किसी और ने कहा मुझे क्या पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये उसी की आवाज लग रही है। श्रेया उस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी और वो पूरा दम लगाकर आगे भागी। ठीक उसी वक्त उसने देखा कि वो आदमी सच में स्मृति को अपने साथ खींचकर बाहर भाग रहा था। स्मृति को कसकर पकड़े हुए वो पीछे की तरफ भाग रहा था। उसके बाद श्रेया का बॉडीगार्ड भी उनके पीछे बाहर भाग गया। श्रेया ने जोर से स्मृति का नाम पुकारा। स्मृति को ऐसा लगा कि उसने श्रेया की आवाज सुनी, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती वो आदमी उसे अपने साथ खींचकर वहां से ले जा चुका था और उसका नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। श्रेया चिल्लाते हुए हड़बड़ा कर उसकी तरफ भागी। वो आदमी स्मृति को अपने साथ भगाकर ले जा रहा था। स्मृति ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा मैं कहाँ भागूं। वो आदमी बोला वो सामने एक खिड़की है, तुम वो खिड़की खोलकर बाहर कूद जाओ। स्मृति बोली क्या, ये 2nd फ्लोर है, क्या मैं यहाँ से कूद सकती हूँ। वो आदमी बोला क्यों नहीं, तुम मरोगी नहीं, चिंता मत करो। स्मृति बोली लेकिन, पर वो आदमी बोला क्या हुआ, छोड़ो, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो भूल जाओ, अगर तुम्हारे अंदर ये करने की हिम्मत नहीं है तो उन लोगों के साथ वापस चली जाओ। स्मृति बोली मैं डेफिनेटली वापस नहीं जाने वाली। श्रेया ने चिल्लाते हुए कहा स्मृति तुम ये क्या कर रही हो। वो भागकर वहां पर पहुंची और उसने देखा कि वो दोनों उस खिड़की के पास खड़े हुए थे। वो आदमी स्मृति को खींच रहा था और वो नीचे कूदने वाली थी। श्रेया बुरी तरह चौंक गई और वो तुरंत चिल्लाई स्मृति ऐसा मत करो, कूदना मत, ये बहुत खतरनाक है। स्मृति ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए वो हिचकिचा गई, लेकिन ठीक उसी वक्त वो आदमी फिर से बोला तुम खुद ये फैसला कर लो कि तुम यहाँ से कूदना चाहती हो या उनके साथ वापस जाना चाहती हो। स्मृति कुछ देर तक हिचकिचाती रही, लेकिन उसके बाद वो वहां पर खड़ी हो गई और वहां से वो कूदने के लिए एकदम तैयार थी। इस बार श्रेया पूरी तरह घबरा गई थी। हालांकि ये 2nd फ्लोर था, लेकिन फिर भी ये जमीन से काफी ऊंचा था। अगर वो यहाँ से कूदी तो वो मर नहीं जाएगी, लेकिन उसे चोट बहुत आएगी। श्रेया जोर से चिल्लाई स्मृति ऐसा मत करो। वो तुरंत भागकर उनके पास पहुंची। तब तक वो आदमी नीचे कूद गया। स्मृति में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो आदमी फिर भी उसे अपने साथ लेकर कूद पड़ा। श्रेया नहीं जानती कि उस वक्त उसमें इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन वो जल्दी से भागकर वहां पहुंची और उसने स्मृति को पकड़ लिया। उसने उसे पकड़कर वापस अंदर खींच लिया, लेकिन तभी वो खुद लड़खड़ाकर सीधे बाहर गिर गई। स्मृति जोर से चिल्लाई बेबी श्रेया। स्मृति को इतना जोर से झटका लगा कि उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके दोनों हाथ उसके मुंह पर थे। उधर दूसरी तरफ श्रेया धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरी। जब कबीर वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि स्मृति अंदर से बाहर भागकर आ रही थी। कबीर एकदम से जम गया और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो तेजी से चलकर उसकी तरफ गया और उसने पूछा श्रेया कहाँ है। स्मृति का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और वो बोली बेबी श्रेया खिड़की से गिर गई है, वो इस बिल्डिंग के ठीक पीछे है, जल्दी चलो। कबीर ने स्मृति को साइड में धकेल दिया और फटाफट भागकर पीछे गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो श्रेया जमीन पर पड़ी हुई थी। वहां पर गिरे हुए उसने अपने एक हाथ से अपनी दूसरी बाजू कसकर पकड़ी हुई थी और वो दर्द के मारे करा रही थी। कबीर जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे एकदम से जमीन से अपनी गोद में उठा लिया और बोला श्रेया। श्रेया ने रोते हुए अपनी मुड़ी हुई बाजू की तरफ इशारा किया और बोली मेरी बाजू, इसे मत छुओ, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है। कबीर ने घबरा कर उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा अब और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। उसने पूछा क्या हुआ था।
तभी स्मृति वहां पर पहुंच गई और रोते हुए बोली, ये सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी बेबी श्रेया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्या आप ठीक हो? आपको तो बहुत ज्यादा चोट आई है। श्रेया ने जब स्मृति की तरफ देखा तो उसका दिल थोड़ा पिघल गया। वो जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम रो मत, बस अगली बार से नीचे मत कूदना, देखो अगर तुम कूदोगी तो तुम्हें सच में चोट लग जाएगी, है ना? ये सुनकर स्मृति और भी बुरी तरह रोने लगी। वो बोली, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, सच में। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा जो अभी दर्द के मारे रो रही थी, लेकिन अब स्मृति की तरफ देखकर वो मुस्कुरा रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बोला, चलो चले, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उसके बाद उसने मुड़कर अपने आदमियों से कहा, प्रेसिडेंशियल पैलेस जाओ और एरिक को इन्फॉर्म कर दो कि उसकी बेटी एनी यहीं पर है और इस सिचुएशन में फंसी हुई है, उसे कहना कि सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाए। श्रेया ने पूछा, क्या उन्हें इस वक्त ये बात बताना ठीक होगा? कबीर बोला, हाँ सब ठीक है, चलो चले। उधर हॉस्पिटल में श्रेया को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने कबीर से कहा, मैडम की बाजू फ्रैक्चर हो गई है, ये हल्का सा फ्रैक्चर है, क्या आप देख सकते हैं कि इनकी हड्डी इस जगह से टूट चुकी है? तो अब पता चला श्रेया की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। बेशक तभी उसे इतना दर्द हो रहा था, शुक्र है कि एक छोटा सा फ्रैक्चर था। श्रेया डेफिनेटली अपनी टूटी हुई हड्डी नहीं देखना चाहती थी। कबीर ने उनसे एक्सरे ले लिया और उसे ध्यान से देखा, वो फ्रैक्चर इतना भी छोटा नहीं था। कबीर ने पूछा, क्या इसे प्लास्टर लगाने की जरूरत है? वो डॉक्टर बोला, अगर हम ऐसा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। श्रेया बोली, मैं कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कूदी थी, वैसे भी वो इतना ऊंचा भी नहीं था। कबीर ने मन ही मन सोचा, अगर वो इतना ऊंचा नहीं था तो तुम्हें फ्रैक्चर कैसे हो गया? वो उसे डांट लगाना चाहता था, लेकिन साथ ही उस वक्त वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पहले से ही काफी दर्द बर्दाश्त कर रही थी और इस वक्त कबीर उसे नहीं डांट सकता था। श्रेया को अगर जरा सी भी चोट आ जाती तो कबीर को ऐसा लगता था कि उसका दिल ही किसी ने निकाल दिया है। वो बोला, अगली बार से ऐसा मत करना। श्रेया कुछ कहने वाली थी कि तभी कबीर बोला, छोड़ो, वैसे भी तुम ऐसी ही हो, तुम्हारे दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। कबीर जानता था कि श्रेया स्मृति को बचाने के चक्कर में अपनी बेवकूफी की वजह से नीचे गिरी है। हालांकि ये देखने में बहुत ही लापरवाह लगती थी, लेकिन इसका दिल बहुत ही नरम था। श्रेया बोली, ठीक है, स्मृति को इसके लिए दोष मत दो, शायद उसकी उम्र की वजह से उसने इतनी बड़ी जिद की होगी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी सब लोग उससे काफी जलते हैं और उसे लगता है कि वो बहुत ही लकी है और वो मिस्टर एरिक की बेटी है, लेकिन उसे शायद कुछ और चाहिए, जैसे कि फ्रीडम या कुछ और नया। बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। मुझे लगता है कि अभी अभी जो कुछ हुआ वो सब देखकर वो पहले से ही शॉक में है। वो दिल से बुरी नहीं है, ये देखकर कि उसकी वजह से मुझे चोट आ गई है, वो जरूर खुद को ब्लेम कर रही होगी। कबीर अभी भी इरिटेटेड था। श्रेया ने जल्दी से उसकी शर्ट को प्यार से कसकर पकड़ा और बोली, मैं सच कह रही हूँ। कबीर बोला, छोड़ो, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? उसने मुड़कर दरवाजे के पास खड़े हुए एक आदमी की तरफ देखा, जिसने वो दरवाजा खोल दिया। जब स्मृति ने दरवाजा खोलते हुए देखा तो वो भागकर अंदर आई। उसकी आंखें रो रो के सूज चुकी थी और उसका चेहरा भी बुरी तरह लाल हो गया था। उसने श्रेया की तरफ देखा और वो बुरी तरह रोने लगी। वो बोली, बेबी श्रेया, आप कैसी हैं? आपने ना मुझे बुरी तरह डरा दिया था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी बेबी श्रेया, मैं खुद उस आदमी के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए मैं बाहर भाग गई थी। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया ने स्मृति की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ से इशारा करके स्मृति को अपने पास बुलाया। स्मृति ने रोते हुए श्रेया की तरफ देखा और बोली, आई एम वेरी वेरी सॉरी बेबी श्रेया। श्रेया ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार अगर तुम्हें बाहर जाकर खेलना हो तो जाने से पहले हमें बता देना, ठीक है? ये सुनकर स्मृति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, डैड कभी मुझे अपने आप अब बाहर जाने नहीं देंगे। मैं जब भी बाहर जाती हूँ हमेशा लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं। मैं हमेशा बाहर जाकर खेलना चाहती थी। आज जब मैंने आर्मी को देखा तो उसने बाहर मुझे बुलाया और बोला कि वो मुझे अपने साथ गेम खेलने ले जाएगा। मैं जानती थी कि वो एक अच्छा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ जाना चाहती थी। श्रेया ने कंफ्यूज होकर पूछा, आर्मी कौन? स्मृति बोली, मैंने उसे आर्मी नाम दिया था, मुझे नाम बहुत पसंद है। श्रेया ने हैरान होकर अपना सिर हिला दिया और बोली, तुम्हारे डैड तुम्हें बाहर जाने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें इस बारे में अपने डैड से बात करनी चाहिए। बाहर जाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढो और हमेशा अपने डैड को इन्फॉर्म करती रहो कि तुम कहाँ पर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे डैड डेफिनेटली तुम्हें बाहर जाने देंगे। स्मृति बोली, मैं जानती हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेबी श्रेया, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उसने श्रेया की बाजू की तरफ देखा और उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो अभी भी डरी हुई थी। जब उसने पहले उसे नीचे कूदते हुए देखा था तब स्मृति को सांस आनी बंद हो गई थी। बचपन से ही वो हाई सिक्योरिटी में रहा करती थी। ऑफ कोर्स उसने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। श्रेया बोली, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो सच में बहुत ऊंचा था, देखने में वो ठीक लग रहा था, लेकिन अगर तुम नीचे कूद जाती तो तुम्हें डेफिनेटली बुरी तरह चोट आती। मुझे ही देख लो, क्या मुझे चोट नहीं लगी? इसीलिए आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? सुना तुमने? स्मृति ने तुरंत जोर से अपना सिर हिलाया। ये देखकर श्रेया मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, शुक्र है कि ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। मैं इसके लिए तुम्हें कसूरवार नहीं मान रही। वैसे भी खुद गलती से ही मैं नीचे गिर गई थी। तभी उन लोगों ने बाहर एरिक की आवाज सुनी। जब वो अंदर आया तो उसने श्रेया की हालत देखी तो उसकी आवाज एकदम से जम गई। स्मृति की तरफ देखते हुए वो गुस्सा करते हुए बोला, एनी तुम? स्मृति ने जल्दी से जाकर अपने डैड को हक कर लिया और बोली, डैड मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। सच में मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कभी भी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार मेरी वजह से बेबी श्रेया को इतनी चोट लग गई, ये सच में मेरी गलती है। मैं डेफिनेटली घर जाकर खुद को अंदर बंद कर लूंगी। मुझे कोई फ्रीडम भी नहीं चाहिए। बस प्लीज आप मत गुस्सा कीजिए डैड।
स्मृति की बातें सुनकर एरिक का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने बस फ्रस्ट्रेट होकर अपनी बेटी की तरफ देखा। श्रेया की तरफ देखते हुए उसने अचानक से अपना सिर झुकाकर दुखी होकर कहा, आई एम सॉरी, एनी की वजह से तुम्हें इतनी चोट आ गई। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। एनी को बचाने के लिए तुमने खुद को दांव पर लगा दिया। एनी अभी ना समझ है और इसे नहीं पता कि चीजें कितनी सीरियस हो सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका दिल बहुत बड़ा है। आई होप तुम इसे माफ कर पाओगी। कबीर ने ये सब कुछ श्रेया को आराम से समझा दिया। उनकी बातें समझने के बाद श्रेया जल्दी से बोली, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं। अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से भी जिम्मेदारी निभाने में कमी हुई है, इसलिए ये वहाँ से भाग पाई। आई होप कि मिस्टर एरिक गुस्सा नहीं करेंगे कि मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। मुझे चिंता हो रही थी कि आप गुस्सा हो जाएंगे और मुझे इसके लिए ब्लेम करेंगे, और मुझे इस बात का भी डर था कि अगर ये बात ज्यादा बड़ी बन गई तो कहीं हम स्मृति को और भी ज्यादा खतरे में न डाल दें। लेकिन हम लोग स्मृति को हर जगह ढूंढ रहे थे। कबीर भी स्मृति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब हम लोग इस बारे में श्योर हो गए कि वो हमें मिल गई है, उसके बाद ही हमने आपको इन्फॉर्म किया। मिस्टर एरिक बोले, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा। पहली बात, एनी हमेशा तुमसे चिपकती रहती है। तुम उसे सिर्फ अपने साथ इसीलिए लेकर गई थी क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, और इसी वजह से तुमने इतनी परेशानी उठाई। गलती उसकी थी कि वो जिद में आकर बाहर जाना चाहती थी। ये सच में बहुत घिनौनी बात है कि वो खिड़की से नीचे कूदना चाहती थी और उसे रोकना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो गया। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सिंसियर हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। श्रेया बोली, मुझे बस ऐसा शक हो रहा है कि किसी ने जानबूझकर उसे झांसा देकर वहां से ले जाने की कोशिश की, वरना वो उसे ठीक उस जगह से झांसा नहीं देता जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं पहुंच सकता। माना कि स्मृति बहुत जिद कर रही थी, लेकिन अगर वो आदमी बाहर से उसे कोई लालच नहीं दे रहा होता तो ये हादसा कभी नहीं होता। साइड से कबीर भी बोला, हाँ मिस्टर एरिक, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही आया था कि शायद किसी ने जानबूझकर इसे लालच देकर बाहर बुलाया है ताकि वो आपके और मेरे बीच में दरार पैदा कर सके। मुझे चिंता थी कि कोई जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने पहले आपको इस बारे में नहीं बताया। और आप प्रेसिडेंशियल पैलेस में थे और मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। एरिक ने कहा, अगर सच में ऐसा है तो हमें इस मामले की अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए, हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही समझदार हैं। श्रेया की दरियादिली और बहादुरी से डेफिनेटली एनी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू श्रेया। इस हादसे ने एनी को एक अच्छा सबक दिया है। मुझे नहीं लगता कि आगे से ये कुछ ऐसा करेगी। स्मृति ने बस शर्माते हुए अपने डैड को और भी कसकर हक कर लिया। श्रेया को सच में ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी कि मिस्टर एरिक अपनी बेटी को कैसे लाड़ लड़ाते हैं। स्मृति इतनी नासमझ सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी और इसीलिए वो इतनी शरारती थी। श्रेया को लगा स्मृति बहुत लकी है, उसके पास इतना प्यार करने वाले डैड हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेया ने कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि वो जानती थी कि उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहले से काफी बहादुर हो गई है, यहाँ तक कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अकेले किसी को ढूंढने भी आ गई थी। ये सब कुछ सिर्फ कबीर की वजह से था। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं ना कहीं वो कबीर को अपना सपोर्ट सिस्टम समझती थी। जब भी वो कबीर की तरफ देखती थी उसे बहुत ही सेफ फील होता था, इसलिए स्मृति लकी थी, लेकिन वो भी बहुत लकी थी। जल्दी ही कबीर ने इशारा किया कि उसके आदमी उस लड़के को खींचकर उनके सामने ले आए। वो लड़का दिखने में हैंडसम था और जवान भी। उसने स्मृति और श्रेया की तरफ देखा और उसके बाद एरिक और कबीर की तरफ। उसके बाद उसने दोबारा अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक ही दिन में इतने सारे बड़े लोगों से मिलेगा, और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने इस छोटी सी बच्ची को लालच देकर बाहर बुलाने के लिए किसी से पैसे लिए थे। वो लड़का बोला, मैं सच में ये नहीं जानता कि ये मिस्टर एरिक की बेटी है। कबीर बोला, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। वो लड़का बोला, मैं बस बोर हो रहा था और मुझे लगा ये काफी सुंदर है, इसलिए मैंने। कबीर बोला, क्या तुम अभी भी मुझसे सच छुपाने की हिम्मत कर रहे हो। कबीर उसे इस तरीके से घूर रहा था कि वो लड़का घबरा गया। कबीर धीरे धीरे चलकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरों में इतना गुस्सा था कि वो लड़का इतने प्रेशर में आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पर भस्म हो जाएगा। एक हद के बाद ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो जल्दी से बोला, मैं भी नहीं जानता कि वो कौन था। किसी ने मुझे इसके बारे में गेम के दौरान ही बताया और वहीं पर मुझे पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। मुझे बस इतना कहा गया था कि मुझे इस लड़की को कहीं दूर लेकर जाना है। उसने ये भी कहा कि मुझे इसे चोट नहीं पहुंचानी, मुझे बस कुछ दिनों के लिए इसे बाहर ले जाना था और इसे एक ऐसी जगह पर छुपा कर रखना था जहाँ कोई पहुंच ना सके। कबीर बोला, मेरे आदमियों को अपनी डिटेल्स दे दो, और रही बात तुम्हारी, तो अगर उन लोगों को उसका अकाउंट नंबर और उसके गेम के अकाउंट की डिटेल्स पता चल गई तो वो लोग बाकी सबका पता खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन इस लड़के का क्या किया जाए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि स्मृति अचानक से पीछे से उन्हें रोकते हुए बोली, प्लीज इसे चोट मत पहुंचाना। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। एरिक ने स्मृति की तरफ देखा। उनके सामने जो लड़का था उसने भी हैरान होकर उसकी तरफ देखा। स्मृति बोली, मैं जानती हूँ कि इस सबके पीछे मेरी गलती थी और इस लड़के की भी, लेकिन इसने मेरे साथ बाहर जाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं खुद बाहर जाना चाहती थी, और तो और ये असल में मेरे साथ काफी अच्छे से पेश आया। इसने मेरा बहुत ख्याल भी रखा और मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि मैं ही इसे परेशान कर रही थी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है। इसने बस इस बार ये गलती कर दी। आप सब लोगों ने मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दिया। आप लोगों को इसे भी एक बार मौका दे देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि इसने गलत किया है, लेकिन फिर भी। ये सुनकर एरिक ने बस नीचे देखा। उसकी आखिरी बात को किसी भी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता था। उसकी गलतियों के लिए उसे पूरी तरह से माफ कर दिया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो एरिक की बेटी है,
लेकिन इसीलिए क्योंकि उसकी गलतियों को माफ किया जा सकता था। एरिक ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, ठीक है फिर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस पर दया आ रही है। स्मृति ने पूछा, क्या सच में? क्या आप सच में इसे माफ कर देंगे? एरिक ने कबीर की तरफ देखा और बस अपना सिर हिला दिया। कबीर बोला, ठीक है, मुझे भी इस मामले को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने स्मृति की तरफ देखा, मानो वो उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं बोला। एरिक स्मृति के साथ वहाँ से चला गया। वो स्मृति से बोला, चलो चले, हालांकि हमने तुम्हें पूरा दिन हमें परेशान करने के लिए माफ कर दिया है, लेकिन अपनी बात याद रखना, दोबारा से ये सब मत करना। चलो अब वापस चलते हैं। स्मृति ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन आखिरकार वो एकदम से मुड़कर अपने दांत पीसकर वहां से चली गई। जब एरिक स्मृति को वहां से ले जा रहा था तो श्रेया बेड से नीचे उतर कर आई। उसने उस लड़के की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने श्रेया की तरफ देखा और फिर उसकी बाजू की तरफ। वो बोला, मेरा नाम अंशुल है। आई एम सॉरी, आपको इतनी चोट आई है। मैं किसी को अपना निशाना नहीं बना रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि मैं पहले नीचे कूद जाऊं ताकि मैं फिर उसे पकड़ सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रेया मैम वहां से गिर जाएंगी। श्रेया बोली, छोड़ो ये सब, अब क्योंकि स्मृति ने पहले से ही तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है और हम लोग भी तुम्हें माफ करने के लिए राजी हो गए हैं, तो हम डेफिनेटली तुम्हें माफ कर देंगे। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। श्रेया ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, कबीर, स्मृति के लिए। कबीर फिर भी पीछे नहीं हटा। श्रेया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोली, प्लीज कबीर, अभी। बेशक ये शब्द श्रेया का रामबाण था, बाकी कुछ काम करे ना करे ये शब्द जरूर काम करता था। कबीर का दिल थोड़ा पसीज गया और उसने श्रेया की तरफ देखा। श्रेया की हालत की तरफ देखते हुए वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने हमेशा गलत करने वालों को सजा दी थी, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों वो श्रेया की बात मानना चाहता था। उसने श्रेया की तरफ देखा और हार मान ली। उसके सामने वो सच में कमजोर पड़ जाता था। श्रेया लगातार भूली नजरों से उसकी तरफ देखती रही। कबीर आखिरकार बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। श्रेया के चेहरे पर तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई और वो बोली, सच में कबीर तुम बेस्ट हो। कबीर ने मन ही मन सोचा कि जैसे ही उसने ये कहा, श्रेया ने तुरंत उसे हबी बोलना बंद कर दिया। ये श्रेया सच में। जब श्रेया को ये याद आया कि अभी भी उनके आसपास लोग हैं, वो जल्दी से कबीर से दूर हो गई। कबीर भी और कुछ नहीं बोला। इस वक्त श्रेया के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उस घबराहट से तो बहुत अच्छी थी जब स्मृति अचानक से गायब हो गई थी। इसीलिए कबीर धीरे धीरे शांत हो गया। एक पल के लिए उसे सच में ऐसा लगा था कि श्रेया की मुस्कुराहट और किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। वो खुद भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये फीलिंग एग्जैक्टली क्या है। वो भी नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों फील करता है, लेकिन इस वक्त उसके दिल में बस यही चल रहा था। लेकिन श्रेया की मुस्कुराहट सच में सर्दी में धूप की तरह थी और कबीर को बहुत पसंद थी। उसे देखकर कबीर को बहुत शांति मिलती थी। उसके साइड में खड़े हुए अंशुल को ये उम्मीद नहीं थी कि श्रेया पहले से ही शादीशुदा होगी। उसके लिए ये और भी ज्यादा सरप्राइज था कि उसका हस्बैंड असल में कबीर कपूर था। बेशक श्रेया इतनी जल्दी इतनी फेमस हो गई और बेशक वो हमेशा इतनी मुसीबतों में पड़ती रहती थी। शायद ये कबीर कपूर जैसा हस्बैंड होने का फायदा भी था और एक नुकसान भी। एक आम इंसान होना एक इतना पावरफुल इंसान होने से कहीं ज्यादा सिंपल था, क्योंकि एक इंसान जितनी बड़ी पोजीशन पर होता है उतनी ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब उसने देखा कि महान कबीर कपूर श्रेया को कैसे इतना लाड़ लड़ा रहा था, उसे भी ये बहुत अजीब लगा। कबीर के बारे में जैसी अफवाहें सुनने में आती थी, ये उससे काफी अलग था। श्रेया ने मुड़कर अंशुल की तरफ देखा। वो बोली, मैं जानती हूँ तुमने स्मृति का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं ये भी देख सकती हूँ कि तुम उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। अगर तुम हमारे इस हादसे के पीछे के असली मास्टरमाइंड को ढूंढने में मदद करोगे तो हम इस हादसे के बारे में भूल सकते हैं। अंशुल बोला, जरूर। मैंने कहा था कि मैं पूरी तरह से कॉपरेट करूंगा, लेकिन मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैंने कभी उस इंसान को देखा नहीं है और ना ही हमारी फोन पर कोई बात हुई है। वो सारी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से इंटरनेट पर ही हुई थी। श्रेया बोली, ठीक है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अंशुल बोला, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा। श्रेया ने कहा, और हाँ, अब शायद तुम पहले से ही स्मृति के बारे में सब जानते हो कि वो कौन है। तो अंशुल जरा सा हिल गया। उसे मानो एक झटका सा लगा। उसे बस इतना ही लगता था कि स्मृति एक बहुत अच्छी इंसान है। उन लोगों ने साथ में बहुत कम वक्त बिताया था और वो बस 12 साल की थी, इसलिए उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। हालांकि उसके दिल में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स थी, लेकिन वो बिल्कुल भी रोमांटिक तरीके की फीलिंग नहीं थी। वो बस उसके साथ दोस्ती रखना चाहता था। असल में वो बस 18 साल का था। वो भी स्मृति से ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन अब इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि क्या उन दोनों का दोस्त बनकर रहना भी पूरी तरह से नामुमकिन है। असल में उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि वो मिस्टर एरिक की बेटी होगी। वो जब से पैदा हुई थी तब से उसे किसी राजकुमारी की तरह रखा जाता होगा, जबकि वो एक बहुत ही सिंपल सा इंसान था। हालांकि वो एक एक्टर था, एक सेलिब्रिटी बनना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक कोई मौका नहीं मिला था। श्रेया ने कहा, तुम जा सकते हो। अंशुल ने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर वहां से चला गया। उस रात कबीर श्रेया को वापस घर ले आया। घर पर काव्या बहुत वक्त से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। उसके गुस्से की वजह से उसे और भी ज्यादा उल्टियां लग गई थी, लेकिन उसके इरादे नाकाम हो गए थे और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसने खास तौर पर एक खूबसूरत जवान लड़के को ढूंढा था ताकि वो स्मृति को लालच देकर गायब कर सके और वो उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सके। हालांकि वो लड़का कामयाब भी हो गया था, लेकिन काव्या पहले ही जानती थी कि वो लोग बहुत ही जल्दी स्मृति को ढूंढ लेंगे। उन्होंने सोचा था कि वो लोग एरिक को इस बारे में बताएंगे ताकि एरिक और कबीर के बीच खटास पैदा हो सके। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एरिक इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद भी श्रेया को ब्लेम नहीं करेगा। काव्या ने ये सुना कि एरिक की बेटी को बचाने के चक्कर में श्रेया गिर गई और उसकी बाजू में फ्रैक्चर हो गया। काव्या ने मन ही मन सोचा कि श्रेया सच में बहुत तगड़ी है। उसे लगा कि उसे श्रेया की दाद देनी ही होगी। उसने खुद को जोखिम में डाल दिया ताकि एरिक की नजरों में वो महान बन सके। उस दिन श्रेया बहुत जल्दी सो गई। वो बड़ी आसानी से सो गई क्योंकि पूरा दिन वो पागलों की तरह स्मृति को ढूंढ रही थी और बुरी तरह थक चुकी थी। लेकिन कबीर को अभी भी बाकी की चीजें हैंडल करनी थी।
कबीर वहीं पर एक बुक पढ़ रहा था। उसने श्रेया की तरफ देखा जो कि गहरी नींद में थी और वो बस मुस्कुरा दिया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब फील कर रहा है। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं